बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। एक बार सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप सबके इस शानदार इस्तकबाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूं जितनी आपने मुझे मोहब्बत और प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई DFW खराज तहसीन की मुस्तहिक है। पीटीआई DFW जिन्होंने इतने कम वक्त में और वीक डे के ऊपर, पाकिस्तान में वीक डे का पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वीक डे पे लोगों का आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वीक डे पे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आप सब मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, एक काम करते हैं, और वो काम शुरू में करते हैं। वो ये है कि मैं यहाँ से बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे। आज सब हम इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान से और इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए, तो आपकी आवाज़ इमरान खान तक पहुंचानी है। और इमरान खान साहब, ये डैलस, अकेला डैलस यहाँ पर आपके लिए दुआएं कर रहा है। इमरान साहब, आपके लिए जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनकी आंखों में आंसू हैं। हमारी माएँ इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही हैं, और इनका जज्बा अभी आप इमरान साहब चेक कीजिएगा। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे। पाकिस्तान की आन है आप, एक साथ मिलके ऊंची आवाज में। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। जबरदस्त। आप सबको पाकिस्तान में कंटेनर पे होना चाहिए, इतना जज्बा, माशाअल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में जहां पर भी हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा, और इमरान खान साहब ने हमेशा उसे एक्नॉलेज भी किया है। और आप लोगों की वजह से हम लोगों में जज्बा बेदार हुआ है। अप्रैल का महीना 2022 इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है, लेकिन इमरान खान को अरूज मिलता है, और वो अरूज आप लोगों के सड़कों पे बाहर निकलने से प्रोटेस्ट किया आपने। अमेरिका में डैलस ने आगाज किया, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बहुत बड़ी तादाद में निकले। और निकले तो पाकिस्तान में हम सब ने देखा डैलस के सोशल मीडिया पे, और फिर वहां पर लोग निकले तो स्टार्ट लिया आपने। और ओवरसीज मुल्क के लिए ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, वो उनमें ज्यादा तड़प है, ज्यादा दर्द है। वो इसलिए कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के आप सिस्टम्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा मुल्क किधर रह गया और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और हम लोग, हमें जो वहाँ रहते हैं, वो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मुल्क पाकिस्तान है, ऐसा ही होता है, यहाँ तो चलता है। कुछ हो जाए, बड़ी सी बड़ी चीज़ वहाँ आम हो गई है, बुरी चीज़। मिसाल के तौर पे करप्शन आम हो गई है, चोरी आम हो गई है, रिश्वत सिफारिश आम हो गई है, झूठ बोलना आम है, नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, होता है, कोई सिस्टम नहीं।
बाप बड़े फख्र से कहता है मेरा बेटा मेरा पुत्र बड़ा तेज है, उन्हें 500 रुपए देते होता काम हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। फैशन स्टेटमेंट है, प्राइड लेते हैं इसमें। बच्चे की खूबी है ये कि वो बड़ा तेज है, 500 रुपये दिया, उसने चकमा दिया, उसने तो रिश्वत दी ना, लेकिन आम बात है। फिर कहता है मेरा बच्चा बड़ा तेज है, ओदा वाकिफ सी SHO, उसने गल की थी, ओदा काम हो गया। ये सिफारिश, ताल्लुकात, मेरिट तो नहीं, लेकिन आम है। मैं पहली बार जिंदगी में जब मुल्क से बाहर सफर कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था ब्रांड मैनेजमेंट में दुबई में। अब मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। दुबई में गया, चेल्सी टावर्स में स्टे था, वहां पर मैं गया, 7:30 बजे का टाइम था, अपने रूम में गया, चेक इन किया। तो जब रूम में गया तो वहां लाइट नहीं थी, और ये नया नया आया था सिस्टम जो कार्ड डालते हैं ना, तो मुझे नहीं पता था। मैंने देखा 7:30 का टाइम है, लाइट नहीं है, मैंने कहा लोड शेडिंग होगी। अच्छा, मैं क्या चलो बैठता हूँ, 7:30 8 बजे आ जाएगी लाइट। बैठ गया, इंतजार किया, 8 बज के लाइट ना आई, 8:05 हो गए लाइट ना आई, 8:15 हो गए लाइट ना आई। मैंने रिसेप्शन पे फोन किया, मैंने कहा भाई ये बताएं आपके यहाँ लोड शेडिंग की टाइमिंग क्या है। उसे समझ ही ना आया मैंने क्या कहा है, उसको तो लोड शेडिंग का पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या कोई वापडा का मसला हो गया है या कोई ट्रांसफार्मर जल गया है। तो उसने मुझे कहा नहीं आप कार्ड डालें। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों की आदत है, हम कहते हैं चलो बिजली नहीं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में तो लाइट कभी कभी आती है, जाती है, गई होती है, आती है बीच में से। तो आपको ज्यादा एहसास है पाकिस्तान का, दर्द है, तो आपके चेहरों पे लिखा हुआ, आप परेशान है मुल्क के लिए। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, पिछले 10 महीनों में जो पाकिस्तान में हुआ है, उसकी आपके चेहरों पर परेशानी आया है, आश्कार है, ऑब्वियस है, और ये फील हो रहा है। इमरान खान साहब रोज सुबह नाश्ते में उनको एक FIR मिलती है, रोज, और कोई एक ठीक FIR नहीं है। डॉक्टर नसरुल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सारी जाली FIR है जो जाली लोगों ने काटी हैं। और फिर हम सब पे भी FIR थे, 13 FIR मेरे पे, दहशतगर्दी की एक जगह में था भी नहीं, उधर भी डाल दिया मेरा नाम। होता है, चलता, पाकिस्तान है, कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं। और अब आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है पाकिस्तान में। 3 बड़े मसले पाकिस्तान में इस वक्त, ह्यूमन राइट्स की बिग टाइम वायलेशन हो रही है, नंबर 2 आजादी राय के ऊपर कथन लग रही है, और नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा जा रहा है, आईने पाकिस्तान से हटा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कुछ घंटे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका फैसला आए और आइन के मुताबिक आए, आइन के मुताबिक आए। वो लोग जजेस के खिलाफ बातें करते हैं, वो लोग जजेस पे प्रेशर डालते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस सज्जाद की अदालत पर हमला किया, उनकी एक तारीख है, प्रेशराइज करते हैं। हजूर अक़दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुमसे पहले उन कौमों को बर्बाद किया गया जहां ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमजोर के लिए अलग था। पाकिस्तान में एक कानून नहीं है इस वक्त। अगर एक कानून हो तो हमारा मुल्क आगे जाए। इस वक्त पाकिस्तान भर की जेलों में गरीब लोग, माए, उनके बच्चे बेगुनाह कैद है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हम तो मशहूर लोग हैं ना, हमारा नाम आता है, टीवी पे चलता है, जी फलां को गिरफ्तार कर लिया, ये हो गया। उन लोगों का तो कभी नाम नहीं आता ना। तो निज़ाम ही ठीक हो ना, क्यों मारूफ लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाए और जो मारूफ नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाए। तो पहली चीज है, इमरान खान साहब बार बार ये बात करते हैं, और वो बात करते हैं इंसाफ की, कि इंसाफ जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा कोई चीज पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकती है। और इमरान खान साहब वो लीडर हैं, सजाद फैक्टर साहब, इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने वादा किया था 1996 में, जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो एक वादा किया था कि इमरान खान ना खुद अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकेगा और ना अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा।
इमरान खान ने क्या यह वादा पूरा किया? और इमरान खान साहब ने एक और वादा किया था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा, मैं लंदन दवाई लेने नहीं जाऊंगा, सर्जरी करवाने नहीं जाऊंगा। इमरान साहब को जब गोलियां लगी कंटेनर पे, मैं उनके साथ खड़ा था राइट साइड पे, वो बीच पे खड़े थे, वहां से एक जगह से ज्यादा जगह से फायरिंग हुई, 2 या 3 जगह से फायरिंग हुई। और जब फायरिंग हुई अचानक से, तो यहाँ पे मुझे जो उस वक्त याद है कि इधर मेरा शदीद खून निकल रहा था। मुझे चोट इतनी नहीं लगी है, अल्लाह ने बचाया, लेकिन खून बहुत ज्यादा था और उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। और इमरान खान साहब भी नीचे कंटेनर पे लेट गए और हम सब भी। अभी मैंने सबसे पहले देखा इमरान खान साहब को, मेरे बिल्कुल साथ लेटे हुए थे बाएं तरफ, मैंने देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने जिंदगी दी है। वो खैरियत से थे और पाँव में, उनकी टांगों में गोलियां लगी, और लेकिन मुआवजा हुआ उनका बचना, उधर बच जाना बहुत ही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उसके बाद आवाज़ फायरिंग की आ रही थी थोड़ी देर तक। जब फायरिंग रुकी, इमरान खान साहब को वो लोग उठा के कंटेनर के अंदर ले गए। मैं पीछे, और मैं अपना चेक कर रहा था कि मेरी नाक है, जबड़ा है, दांत हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था हुआ क्या है अभी। तो मैं नीचे जाके इमरान खान साहब उधर, उन्हें सोफे पे उन्होंने लिटाया, मैं साथ वाले सोफे पे बैठा और इमरान खान साहब बातें कर रहे थे। और 1 मिनट ही हो गया कि मुझे बाकी लड़कों ने कहा कि आपको चोट लगी, आप एम्बुलेंस में बैठो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में इतनी खुशी मुझे नहीं हुई जितनी उस दिन हुई थी, उस लम्हे पे। इतनी खुशी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये हम कैसे बच गए, अल्लाह का कितना करम हुआ है, वरना उसमें बच जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का करम, तो बहुत खुशी हुई। अब मैं चला गया THQ वज़ीराबाद, और इमरान खान साहब को वो लेके थोड़ी देर बाद लाहौर चले गए, दे रश टू द हॉस्पिटल। और मैं THQ से फारिग होके मैं भी लाहौर चला गया। शौकत खानम में जब मैं पहुंचा तो मैंने सीधा जाके कहा डॉक्टर फैसल को, मैंने कहा जी मैं खान साहब से मिलना है। तो वो कह रहे हैं अभी वो ऑपरेशन थिएटर में, तो आप अपने ये स्टिचेस वगैरह लगवाओ। तो उसके बाद तो इतनी देर में मैंने अपने स्टिचेस लगवाए, फिर मैं दोबारा गया। तो थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब को ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए। ये वो लीडर है जिसने ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद होश पे आते ही कहा कि उन्होंने एक कोर कमेटी की मीटिंग कॉल की। अब इमेजिन करें, उन्हें मुल्क की फिक्र थी, पाकिस्तान की फिक्र थी, और इस हालत में भी उन्होंने हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद एक फौरी तौर पे एक मीटिंग की अपनी पार्टी की। और वो दिन और आज का दिन इमरान खान साहब मुसलसल काम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, आराम नहीं कर रहे वो। तो जिस कौम के पास ऐसा लीडर हो और उसकी कदर ना की जाए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पूरी कौम उनकी कदर करती है। मैं हमेशा कहता हूं अपने जलसों में कि जिस मुल्क के पास आप जैसी कौम हो, ऐसी कौम हो, और जिस मुल्क के पास इमरान खान जैसा लीडर हो, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इमरान खान साहब को अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ये अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी है। और अब आप में उम्मीद होनी चाहिए। मायूसी कुफ्र है। पाकिस्तान को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, दुनिया में पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये जज्बा, ये जुनून, ये पैशन, ये लगन, ये मेहनत और सेल्फलेस होना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमने सेल्फलेस होना, अपनी जात से निकल के सोचना है। खान साहब की पहली गवर्नमेंट बनी, हमारे जैसे जो नौजवान थे, मैंने अपना सफर इमरान खान से
के साथ 97 में शुरू किया। मैं छोटा सा था, अभी भी छोटा हूं, शुक्रिया। मैं कुछ 16-17 साल का था 97 में। तो मैं इमरान खान साहब के पास चला गया। इसी तरह एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी। खैर ये तो बहुत जलसा है बड़ा, उस वक्त बड़े कम लोग थे, कोई 50-60 लोग थे। तो वो कॉर्नर मीटिंग थी। तो मैं इमरान खान साहब के पास गया स्टेज पर इस तरह। मैंने कहा जी मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कहो। मैं कहा नहीं नहीं, स्टेज माइक पे कहना चाहता हूँ। उस वक्त भी मेरे माइक कमज़ोरी थी मेरी। तो उन्होंने उस स्टेज सेक्रेटरी को कहा कि उस बच्चे को मौका दो। तो खैर मैंने तकरीर की 2 मिनट, मुझे याद है। मैंने कहा बेनज़ीर नवाज शरीफ आपस में मिले हुए हैं और ये एक दूसरे की फाइलें इनके पास हैं लेकिन एहतसाब नहीं करते। यकीन करें मैंने उस वक्त भी ये बात की थी और ये बात मैंने इमरान खान साहब से सुनी थी। तो मैंने उन्हीं की ZTV का एक इंटरव्यू था उनका शुरू का, तो उससे अच्छा मैंने ये बात कर दी। और मैंने कहा अल्लाह ने हमें एक ऑप्शन दिया, इमरान खान साहब, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। मैं ये कह के सामने बैठ गया। तो अब इमरान खान साहब की तकरीर है और उन्होंने उससे पूछा स्टेज सेक्रेटरी से, इस बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने कहा फैसल। कहते हैं अच्छा। अभी इमरान खान साहब स्पीच कर रहे हैं, अचानक से उन्होंने मेरा नाम ले लिया। ओए होए होए, मैंने कहा आज में नींद ही नहीं आनी मुझे। वो एक शेर है ना कि वादा करके गए हैं आएंगे ख्वाब में आपकी, वादा करके गए हैं आएंगे ख्वाब में आपकी, मारे खुशी की नींद ना आए तो मैं क्या करूं। मैं कहा अब तो नींद ही नहीं आनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसल जैसे नौजवानों को सामने आना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। मैंने कहा ओए होए होए होए। अब मैंने इमरान खान साहब से ना रिश्तेदारी, बस जानते थे क्रिकेट की वजह से, शौकत खान, पता नहीं था इतना कि क्या हम कैसे उनके साथ होगा। तो जब निकलने लगे, तकरीर करके यूँ निकल रहे हैं, तो मैं सामने आया। मैंने कहा मैंने करना क्या है? तो कहते हैं तो मेरे ऑफिस आना, वो दिन है और आज का दिन है मैं उनके साथ हूँ। और किसी ओहदे के लिए नहीं हूँ। 15 साल मैंने तहरीक इंसाफ पे बगैर किसी ओहदे के काम किया और ये सेनेटर जो मैं बना हूँ ये इमरान खान साहब ने मुझे खुद बनाया। जब वो वज़ीर आज़म बने हैं मैंने ऐलान किया मैं आपकी कैबिनेट में मैं नहीं आऊँगा, मैं वज़ीर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपके वज़ीरों पे चेक रखना चाहता हूँ। गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि अच्छी अपोजिशन हो, कंस्ट्रक्टिव। और यही अभी भी है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे, हमारी तरह के नौजवान अपनी ही गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, जहाँ वो गलत जाएंगे उनकी तस्हीह करेंगे अपनी ज़ात से। इसमें भी अल्लाह ने एक आप ही के लिए लालच रखी हुई है। जब आप सेल्फलेस होते हैं, आप बहुत सी चीज़ों से खिंच से आज़ाद हो जाते हैं, इंसान बड़ा अच्छा फील करता है। तो अल्लाह ने इसमें भी आपकी एक सेल्फिशनेस ही कहूँगा हमारी है, सेल्फलेस होना। तो अल्लामा इकबाल ने इसको, और पाकिस्तान की अप्रोच ही होनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने लोगों पर डिपेंड करे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किसी के सामने क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है, और इस तरह की चीज़ें। अब पाकिस्तान ने क्या करना है, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच डॉलरों के एवज, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये है वो पाकिस्तान। इधर उस पाकिस्तान ने पहुंचना है, इधर जाना है, और यही जंग इमरान खान लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और उनके साथ कौम का साथ है। इमरान साहब एक किस्सा सुनाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि पार्टी में तो किसी को कोई नहीं जानता था सिवाय इमरान खान साहब के, किसी को नहीं जानते थे। और कब तक, 2011 मीनार पाकिस्तान 30 अक्टूबर, हम वो जलसा कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं जानता सिवाय इमरान खान के। एक इमरान खान,
और दुनिया उमड़ आई मीनार पाकिस्तान पर। वहाँ से तहरीक इंसाफ का असल जो सफ़र है उसका आगाज़ हुआ था। उससे पहले सब पार्ट टाइम थे, हम भी जॉब करते थे सब। इमरान खान साहब खुद भी एक किस्म के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। उस वक्त शौकत खानम भी चला रहे थे, ज़्यादा कमेंट्री भी करते थे और क्रिकेट पे आर्टिकल्स भी लिखते थे और पीटीआई भी थी। लेकिन 2011 के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी भी, आपको पता ही है, तो सब ने उसके जब देखा इतना लोगों की सपोर्ट आई वहाँ से, तो लोग जिस तरह से निकले, तो उन इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत पड़ी, ना कि तहरीक इंसाफ को उनकी ज़रूरत पड़ी थी। तो वो जब आए पार्टी में तो हमारे मैनिफेस्टो पे आए हैं। अगर आज भी कोई आता है तो हमारे मैनिफेस्टो पे आता है। आपने लीडर को देखना है, वो लीडर इमरान खान है और कप्तान मैटर करता है। बाकी फील्ड प्लेसमेंट हो सकती है थोड़ी आगे पीछे, कोई कैच छोड़ सकता है कभी, लेकिन इन द एंड कैप्टन कप्तान तगड़ा होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का जो सफ़र है मीनार पाकिस्तान से आगे, 2013 का जब इलेक्शन आता है उसके बाद 2014 में हम धरना देते हैं, 126 दिन का धरना लगातार, 126 डेज सिट इन कंटेनर पे थे। वहाँ पे भी फायरिंग हुई थी, शेलिंग हुई थी, आपको याद होगा, और आप में से कुछ साथी आए भी होंगे उस धरने में। और वो तहरीक इंसाफ के सफ़र में बहुत बड़ी उसकी एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है उस 126 दिन के धरने की। उसके बाद तीसरा जो फेज़ आया तहरीक इंसाफ का, वो आया 2018 में, और अब ये चौथा फेज़ है जो कि चल रहा है। और एक नजूमी ने कहा कि मैं पहाड़, इस तरह था कि पहाड़ के नीचे इमरान खान साहब जो हैं वो खड़े हैं, ऊपर से बड़ा सा पत्थर आ रहा है, तो अल्लाह ने इमरान साहब को हटा के शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया। ये उससे भी बढ़ के कुछ हो गया है, क्योंकि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द वर्ल्ड, या अमरीकी ढूंढ रहे हैं भाई। अमरीका कह रहा है कि हमने लगाना है उनको, स्पीड शरीफ को, यहाँ लेने दें इनको, इन्हें लग पता जाएगा। उधर भी जो लोग कहते थे वो बेहतरीन बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, इज गुड, यू नो। इमरान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और शहबाज शरीफ ने काबीना भरो तहरीक का ऐलान किया है, और दोनों ही कामयाबी से जारी है। काबीना में दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इसलिए पाकिस्तान के लिए यह अच्छा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अखरोट तोड़ने के अलावा भी नाम आ सकता है। तो अब इतनी बड़ी काबीना, और दौरों की तो तफसील आ गई नेशनल असेंबली में जो उन्होंने, और मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि एक तरफ 12, एक दर्जन से मोर देन अ डजन पार्टीज टुगेदर कैन नॉट बीट वन इमरान खान, दे कैन नॉट। वो जो पत्थर था ना, वो जो नजूमी ने कहा कि अल्लाह ने इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को खड़ा किया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पत्थर आ रहा था, पूरी अवाम को नीचे उस पत्थर को रोकने के लिए खड़ा कर दिया कि वो अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। कारकर्दगी, इमरान साहब जब गवर्नमेंट में आते हैं, ओवरसीज की रेमिटेंसेस होती हैं 19 अरब डॉलर, 19 बिलियन डॉलर्स। इमरान खान साहब को जब निकाला जाता है गवर्नमेंट से साजिश के थ्रू, उस वक्त रेमिटेंसेस चली गई हुई थी फ्रॉम 19 बिलियन डॉलर्स टू 31 बिलियन डॉलर्स। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। क्यों? ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। अब फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट नीचे जा रहा है। पाकिस्तानी कौम का उन कौमों में शुमार होता है दुनिया की टॉप, जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का उन कौमों में शुमार होता है
सबसे कम टैक्स देते हैं, इसलिए जिसको चैरिटी देते हैं उस पर एतबार करते हैं। इमरान खान, अब्दुल सत्तार और बड़े नाम हैं, उन पे एतबार करते हैं। ये अंजुम अनवर साहिबा बैठी हुई हैं, ये भी चैरिटी का काम कर रही हैं। तो लोग एतबार करते हैं तो देते हैं, लेकिन टैक्स इसलिए नहीं देते। हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो पैसा खा जाती हैं, वो सरे में महल बनाते हैं, वो लंदन में अपार्टमेंट्स बनाते हैं, वो हमारे पैसे से हमें सड़कें बना के नहीं देते। हमारे घरों के बाहर जो गलियां हैं उनकी सफाई का काम नहीं करते हैं। कोई टैक्स का पैसा वहां आवाम पे नहीं लगता, सारा इनकी जेबों में जाता है। चोर हैं ये, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया हुआ है। और अभी दोबारा आगे वो जो पहले वाले केसेस है वो खत्म करने आए और मजीद खा रहे होंगे। लेकिन इमरान साहब जब गवर्नमेंट में आए 3,800 बिलियन पे था टैक्स कलेक्शन। इमरान साहब जब गए 6,000 अरब रुपया पे टैक्स कलेक्शन चली गई थी। अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगा रहे थे, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे। मैं फिगर्स दूंगा, मेरे फिगर्स नहीं हैं, फिगर्स हैं पीडीएम गवर्नमेंट के। इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया इमरान साहब की गवर्नमेंट का, ये उसके फिगर्स हैं। 6% जीडीपी ग्रोथ, मेजर कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, जिससे ये हुआ पाकिस्तान 1960s के बाद पहली दफा इमरान खान की गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठ रही थी। हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यहाँ अमेरिका में भी फ्री में तो नहीं है ना, आपको प्रीमियम देना पड़ता है, वहाँ पे फ्री में था। 10 लाख रुपए सालाना अमीर गरीब पूरे पाकिस्तान में फैला रहे थे इसको। किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराएं, निजी से सरकारी, आपको खर्चा सरकार देगी। 10 लाख रुपए इन्होंने ख़त्म कर दिया। एहसास प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने सर्वे करवाया दुनिया की 222 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, 3,333 प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे पूरी दुनिया में सोशल वेलफेयर के। एहसास वाज रेटेड अमंग टॉप 4 इन द वर्ल्ड। इन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने सेनेट में कहा, इन्होंने पहले आके नाम ख़त्म किया, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है, नाम आप नहीं रखते ना रखें, लेकिन एहसास तो करें ना। एहसास नाम रखा मैंने था जी, इसलिए कि मैंने खान साहब से डिस्कस किया था। मैंने कहा था इस नाम से ही हमारे वज़ीरों को, हमारे लोगों को एहसास हो, लोगों का एहसास, नशोनुमा, एहसास कफ़ालत, कमाल, इसका एहसास स्कॉलरशिप, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया है। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था ये। तो ये दिया, एक तरफ बेहतर इकोनॉमी चला रहे थे और एक तरफ ये सोशल वेलफेयर, फिर कोई भूखा ना सोए, शेल्टर हाउसेस, इसके साथ साथ शेल्टर होम्स के साथ साथ दीगर जो डैम्स के ऊपर जो जिस तरह से काम हो रहा था, 10 साल 10 डैम्स प्रोजेक्ट चल रहा था। दियामीर बादशाह और मोहम्मद डैम पे काम इमरान खान की गवर्नमेंट में शुरू हुआ है। ये एडमिट किया अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सेनेट के अंदर इन राइटिंग कि यस, इमरान खान स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज डैम्स। काम उस दौर में शुरू हुआ। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था। बावजूद इसके आधा वक्त कोविड का था, बावजूद इसके आधी गवर्नमेंट हमारी नहीं थी। आधा वक्त कोविड, आधी गवर्नमेंट हमारी नहीं, मखलूत हुकूमत थी। और मखलूत हुकूमत थी। पार्टीज मखलूत हुकूमत को छोड़े अपने लोटे भी ब्लैकमेल करते थे, जो बाद में लोटे सामने आ गए। वो कहते थे ब्लैकमेल, छोटी छोटी चीज़ों पे, बजट पे वोट नहीं करेंगे, हमारे काम कराएं, ये करें वो करें। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने 3.5 साल में कोरोना और इसके बावजूद जिस तरह से हुकूमत की और जो रिजल्ट्स दिए, लोग पूछते अब आएंगे तो क्या करेंगे, प्लान की तरह। तो पहले जो इमरान साहब ने करके दिखाया है, बिगड़ा हुआ पाकिस्तान था, $20 अरब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको नफे में बदला इमरान खान ने। ये लोग भूल जाते हैं कितने डॉलर्स
कितने डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसके बीच का नुकसान क्या है, उस नुकसान को 20 अरब डॉलर को इमरान खान साहब ने प्रॉफिट में बदला था पाकिस्तान के लिए। और भी बहुत से काम हो रहे थे। फिर ये आ गए, इन्होंने आते साथ पहला हमला आप पे किया, ओवरसीज पे, वोटिंग राइट्स। इमरान खान साहब तो ये आके करेंगे, वोटिंग राइट्स ही नहीं, आप लोग इलेक्शन भी लड़ सकेंगे पाकिस्तान में, ये होने जा रहा है। आप बना लें अपना पार्लियामानी बोर्ड, दे दें टिकटें, और नाजिया खान तैयार है, नाजिया खान तैयार है, तो इलेक्शन लड़े, जीत जाते हैं, you'll have to give up your nationality over here, and हार जाते हैं, it's your choice। बट ये भी इमरान साहब करने जा रहे थे, अब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, दूसरा काम इन्होंने किया। और तीसरा काम जिसकी बहुत जल्दी थी इन्हें, वो किया नैब के अंदर जो कानून चेंज किया, जिसकी वजह से इनके करप्शन के केसेस में इनको रिलीफ मिल गया और आवाम को तकलीफ, आवाम को तकलीफ। आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। इमरान खान के दौर में 15% थी फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ें 15% महंगी थी, कोविड रीजंस थे बाकी। आज 42% महंगी हो गई हैं। फिर डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और हर चीज जो है इस वक्त, डॉलर, डॉलर, डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा, ये हाल है। इमरान खान साहब ने डीजल की कीमत गिराई थी, बावजूद इसके कि आलमी मंडी में डीजल की बड़ी कीमत ऊपर जा रही थी, आपको याद है। और फिर आलमी मंडी में क्या हुआ ये भी आपको पता है। 10 रुपये इमरान खान साहब ने पेट्रोल और 10 रुपये डीजल, 5 रुपये बिजली कैसे कम की, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और फिर रशिया के साथ भी वाकई में ये डील होने जा रही थी, पाकिस्तान की बेहतरी थी इसमें। पाकिस्तान ने अपने आज़ादाना फैसले करने हैं, हमने अपनी खुद मुख्तारी को, खुददारी को रिस्टोर करना है। इमरान साहब कहते हैं कि वो किसी मुल्क से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते हैं, पॉलिसीज़ पे एतराज़ हो सकता है, माजी में भी रहा है, लेकिन इमरान खान ने 2011 मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये बात बोल दी थी कि पाकिस्तान दोस्ती करेगा लेकिन गुलामी नहीं करेगा। ये अप्रोच है हमारी। इमरान खान साहब, मैं कह रहा था नामुमकिन को मुमकिन। शौकत खानम जब बनाने लगे, सब ने कहा कि खान साहब आप शौकत खानम नहीं बना सकते। 20 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई इमरान खान साहब ने, 19 ने कहा नहीं बना सकते, एक ने कहा बन तो जाएगा, गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। कोई और होता, कोई और होता, कहता ठीक है ग्राउंड रियलिटी है, नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा हो सकता है। शौकत खानम ना सिर्फ बना बल्कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बना जहां 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। फिर मियांवाली में रिखी की बंजर ज़मीन, वहाँ दोस्तों के साथ गए और कहा मैं ख्वाब देखता हूँ कि यहाँ पे देहात के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाऊँ। तो खान साहब लोगों ने कहा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा घबराना नहीं, हो जाएगा। वहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी बनी जहाँ 90% देहात के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ 90% मुफ्त स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है। ब्रैडफोर्ड की डिग्री मिलती है उनको इंटरनेशनल। इमरान खान साहब जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पहले तो क्रिकेटर जब बनने लगे तो अपने कजन्स ने भी, और उन्होंने कहा खान साहब आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा घबराना नहीं, दुनिया का टॉप ऑलराउंडर और कैप्टन बन के दिखाया। वर्ल्ड कप 92, नजम सेठी ने भी आर्टिकल लिखे थे बेकार टीम है, नहीं जीत सकेंगे।
वो चिड़िया हमेशा गलत तरफ जाती है। अब इमरान खान साहब पे इमरान कांट के नाम से आर्टिकल लिखे गए, इमरान खान को कांट किया, ही कैन नॉट डू इट। इतना अजीब अल्लाह ने इन्हें सलाहियत दी है, हमसे कुछ छोटी सी बात कर देना कि आप ये नहीं कर सकते तो दिल थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। इमरान साहब को कोई क्या आप नहीं कर सकते, उसको चैलेंज लेके कर देते, उनका वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। उन्होंने टीम कह रही है वापसी के बैग पैक हो रहे हैं, सामान रख रहे आकिब जावेद, इंजमामुल्लाह की, ये वाला मैच है तो मैं नहीं खेल सकता, और वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इमरान खान अपनी टीम को कहते हैं घबराना नहीं, हम जीत के जा रहे हैं। टीम का बुरा हाल था, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। लोगों ने कहा ठीक है क्रिकेटर थे, मानते हैं बहुत अच्छे थे, ठीक है फलाई काम करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, शौकत खानम बना दिए, ठीक है। सियासत में इमरान खान कामयाब नहीं होंगे। हंसते थे लोग, मजाक उड़ाते थे, हमारे अपने कज़न्स हमें कहते थे, और अब क्या तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो इमरान खान के साथ। तो मुझे एक दिन, चले आगे जाके बताता हूँ। तो जब ये सियासत में उन्होंने जब नाकामी पे नाकामी हो रही है, 97 में कोई सीट नहीं जीती इलेक्शन में, 2002 में एक सीट जीती मियाँ वाली से अपनी। कोई और होता कहता छोड़ दो यार क्या है, थक गया हूँ, लेकिन डिटर्मिनेशन थी। 2013 में इमरान खान साहब ने जो उन पे कह रहा था कि नहीं कर सकते, नहीं, उन्हें कहा घबराना नहीं, और करके दिखाया। 2013 में एक सूबे में हुकूमत बनाई और फिर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाया 2013 में। आगे सफ़र, लोगों ने कहा एक सूबे में गवर्नमेंट बन गई है लेकिन चला नहीं सकेंगे इमरान खान साहब। ओए होए होए होए, बड़ी तनकीद आई। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल, में डिटेल में नहीं जाता, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ एक पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होती है बल्कि डबल वोट लेके वापस आती है। करके दिखाया। लोगों ने कहा कि ठीक है एक सूबे की हद तक तो ठीक है, लेकिन इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इमरान साहब ने कहा घबराना नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के दिखाया। अब लोग कहते हैं इन्होंने आपको इसलिए थोड़ा ही निकाला कि आपको वापस लेके आए। ये होते कौन है वापस लेने लाने वाले, जब हमारी आवाम हमारे साथ खड़ी है, जब पब्लिक खड़ी है, तो कोई किसी के खिलाफ कैसे काम कर सके। उसकी मैनिफेस्टेशन हुई ना, बाय इलेक्शंस में हुई, सब पार्टियां एक तरफ थी, सब सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी सब एक तरफ थी, और इमरान खान साहब अकेले एक तरफ थे। उन्होंने पहले पंजाब में इलेक्शन जीता, फिर अपनी सीटों पे जो इलेक्शन था वो जीता, और अब राजनपुर का आपको पता है, इसमें भी यही हुआ, वो भी जीत के दिखाया। और अब जो लोग कहते हैं कि इमरान साहब को इसलिए तो नहीं निकाला कि वापस आएंगे, लाए जाएंगे, और इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, आज से चंद ही हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। तो ये था नामुमकिन को मुमकिन बनाना। इमरान खान साहब जब स्टेज पर आए 27 तारीख को, मैं आपको अपने वो देखा होगा रावलपिंडी में जलसा, तो मैं बोलते हुए इमोशनल हो गया था। हुआ ये कि जलसा था, खान साहब को गोलियां लगी हुई थीं, और उस हालत में भी, तो वो जब आ रहे थे स्टेज के ऊपर, उस वक्त तो मैं बोल ही नहीं सका, तो हमने वो, थैंक यू जी, हमने वो ए वतन प्यारे वतन पाक वतन हामिद अली खान का जो है, तुझ पे अगर हो जां फिदा मैं समझूंगा सरमाया ठिकाने लगा सरमाया है, तो वो चला रहे थे हम। तो ये मुझे पकड़ा दिया था, बस ठीक है कंटेनर पे हमें बहुत कुछ यूँ करना पड़ता है। अब इमरान खान साहब स्टेज पे हैं और वो बैकग्राउंड में चल रहा है,
हमने सारी ज़िंदगी जो इमरान खान को देखा, वो तेज़ तेज़ चल रहे हैं, वो पीछे हटो, यूँ चल रहे हैं, और फिर फास्ट बॉलिंग आ रहे हैं। तो मैंने जब देखा कि वो सहारा लेके आ रहे हैं तो मुझसे बोला नहीं गया। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ये उसको मैंने क्या, ये चलाते रहो ये ज़रा। खान साहब बैठ के, तो फिर मैंने हिम्मत बांध के बोला। तो मुझे बाद में बताया गया कि मैंने तर्जुमानी की है बहुत से लोगों की, जज्बात की। हालांकि मैं बोला नहीं हूँ, मुझसे बस वो अल्फाज निकल गए थे। और वो ये था कि इमरान खान साहब, आप इस हालत में भी जो आए हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आए हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। और आज भी इमरान खान साहब जो इस हालत में जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए करें, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। अब दूसरी तरफ कैसे लीडर्स हैं आपके सामने हैं, उनके कोई स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब जब अपनी कैबिनेट बनाएंगे अब, और उन्होंने कहा है कि वो एक वजीर ऐसा नहीं रखेंगे जिसकी बैरून मुल्क दौलत होगी, जिसके असासे बाहर होंगे, वो वजीर नहीं बनेगा। जिसके सारा एक एक पैसा पाकिस्तान में है, उसको वो कैबिनेट में लेंगे, क्योंकि आपके जब वहाँ स्टेक्स होंगे तो आप लोगों का एहसास कर सकेंगे। जब आपके स्टेक्स ही नहीं होंगे तो आप लोगों का क्या एहसास करेंगे। दूसरी चीज़, इस वक्त, ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की राय शायद ये ना हो, मेरी ज़ाती राय है कि आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक फैसला दिया कि लोटों के और नोटों के वोट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये बड़ा ही तारीखी फैसला है। अगर अभी बातें उसके खिलाफ हो रही है ना, अगर हमने इस फैसले के बाद भी पार्लिमानी निज़ाम को स्ट्रेंथन अगर हम नहीं कर सकते, तो हमें पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म कर देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में, मैंने सेनेट में भी तकरीर की, इस पर डिबेट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि ये नो गो एरिया क्यों है, इस पे बात क्यों नहीं करते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे आप लोग डायरेक्ट वोट देंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, चाहे वो सूबे का हो या वफाक का हो, डायरेक्ट वोट देंगे, नो एजेंट्स इन्वॉल्व्ड। जो नुमाइंदे हम बेचते हैं पार्लियामेंट में, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, वो कहीं और वोट दे देते हैं, वो लोटे हो जाते हैं, वो पार किए जाते हैं, उन्हें उठा के इधर से उधर, वहां पे जमीरों के सौदे होते हैं, बोलियां लगती हैं, खरीदा जाता है। और वो आपको पता है कौन खरीदता है, एक्सपर्ट है वो इस काम में, वो हर जगह बोरी लेके फिर रहे थे पैसों की। 100%, यू आर 100% राइट। तो जब आप डायरेक्ट वोट देंगे, आप अपना लीडर मुंतखब करेंगे, किसी को भी करें, और वो आके अपनी टीम बनाएंगे। पार्लियामेंट होगी अपनी जगह, और उसका काम सिर्फ कानून साजी है, और कोई काम नहीं है पार्लियामेंट का, उसका काम है लेजिस्लेशन करें। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरी है। इस्लामी सदारती निज़ाम पर बात होनी चाहिए। हमारे मुल्क में आज तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं रही, मार्शल लॉ रहा है, या अगर अयूब खान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो इलेक्टोरल कॉलेज पे था, डायरेक्ट वोट पे नहीं था। आज तक हमने ट्राई नहीं किया, और लोग कहते हैं कि देखिए फिर तो एक ही सूबे से आपका सदर आएगा या वजीर, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल असम्बली में पंजाब की हैं, ज़्यादातर वज़ीर आज़म पंजाब से आते हैं। अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान, राजा परवेज़ अशरफ। लेकिन उस निज़ाम में आप इक्वल वेटेज कर सकते हैं ना वोट्स की, कि पंजाब के 2 वोट 1 के बराबर होंगे, जैसा सेनेट के इलेक्शन में होता है हमारे यहाँ, इक्वल नंबर ऑफ वो आते हैं, उसका वो कैलकुलेशन होती है, उस तरह कर सकते हैं। फिर लोग कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत चाहिए इसके लिए ना। ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि
आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, लेकिन पहली स्टेज पर जब वज़ीर आज़म किसी चीज़ पर रेफरेंडम कराना चाहता है तो 18वीं तरमीम से पहले प्री 18th अमेंडमेंट उसको पार्लियामेंट के पास नहीं जाना पड़ता था। वो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो वो रेफरेंडम करा सकता था। 18वीं तरमीम के बाद ये हो गया कि उसको पार्लियामेंट के पास जाना है, उसको नेशनल असम्बली में जाना है और वोट कराना है, और वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उस पर। अगर सिंपल मेजॉरिटी में वो पास हो जाता है तो वो रेफरेंडम करवा सकता है। मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान को डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और अब आगे क्या होगा ये आप लोगों का सवाल है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि पाकिस्तान ने कठिन टाइम देख लिया है, आगे अब बेहतरी होगी, अंधेरे के बाद उजाला है, और इंशाअल्लाह आने वाला पाकिस्तान बेहतरीन पाकिस्तान है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और आप देखेंगे कि आपकी कमिटमेंट, आपका जज्बा और जोश, और हम सब जहाँ अपना अपने जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, पूरी आवाम लगी हुई है, इमरान खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी हो गई है। बहुत जल्द पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें होना शुरू होंगी और वो दिन नज़दीक है। बहुत मुश्किल टाइम पाकिस्तान ने देखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखा है, और अब इस दलदल से इंशाल्लाह हम जल्दी निकलेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन जो हैं, इलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, और इमरान खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला जिसके बाद इनकी कांपें टांग रही हैं, फुल टाइम कांपें टांग रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक ब्रांड मैनेजमेंट में था, कंपनी में काम कर रहा था। मैं मोबाइलिंक कंपनी के लिए काम करता था अपनी कंपनी की तरफ से। तो हमारे यहाँ एक सरकारी क्लाइंट पर जो ब्रांड मैनेजर था या अकाउंट मैनेजर था, वो छुट्टी पे था। तो मुझे कहा गया, ये 2002-03 की बात है, तो मुझे कहा गया कि आप जाएं और जाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म में एक प्रेजेंटेशन देना है, आप जाएं। तो मैंने कहा मुझे तो सरकार का नहीं पता, हम तो मोबाइलिंक वाले कॉर्पोरेट उसमें है। तो कहते नहीं वो छुट्टी पे जाना ज़रूरी है तो आप चले जाएं। तो मुझे कहा खुद ही आप कुछ तैयार करें, प्रेजेंटेशन भी। अच्छा, मैं चला गया। अब मैं जब गया तो मैंने देखा इस तरह वेटिंग रूम में 20 कंपनीज के और भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं अपनी अपनी पिच लेके, और उन सब ने टाई कोट पहना हुआ है। मैं था जीन्स और टी शर्ट में, क्योंकि मोबाइलिंग का कल्चर और था। पहले तो मुझे थोड़ी सी होगी कि ये क्या चक्कर है भाई, ये तो मैं तो इस तरह हूँ। दूसरा ये प्रॉब्लम हो गया, उनके सब के हाथों में बड़े बड़े वो थे प्रेजेंटेशन कार्ड्स और चार्ट्स और लैपटॉप्स। मैं खाली था, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया। तीसरी चीज़ क्या हुई, और बारी भी मेरी पहली आ गई। चौथी चीज़ क्या हुई, मैं अंदर गया, सामने वर्दी में जनरल मुशर्रफ बैठे हुए, वर्दी में, अभी वर्दी उनकी जारी थी। मैंने कहा ओए होए होए होए, वर्दी में जनरल मुशर्रफ, और इनको मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। तो मुझे कहते हैं हाँ जी बताओ किधर है तुम्हारी प्रेजेंटेशन। तो मैंने कहा कि इधर दिमाग में। कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं दिखाना चाहता हूँ लाल कलर, रेड। मैंने कहा सर रेड नहीं दिखाए, हर तरफ रेड ही रेड है, खून ही खून है, क्योंकि आपको पता है हालात क्या थे। तो मैंने कहा वी नीड टू डू अवे विद इट। उन्होंने कहा अच्छा आइडिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाओ। तो मैंने कहा नो सर नो, नॉट द पॉजिटिव इमेज दैट यू नीड टू पोर्ट्रे।
It is the real image that you need to portray, which is positive image. कोई cosmetic touch नहीं देते इसको. अगर हम cosmetic touch देंगे, it means we are hiding something. हमारा मुल्क तो बहुत प्यारा है, पर असल चेहरा हमने मुल्क का दिखाना है. Misconceptions को दूर. उनको मेरी बात ये बड़ी पसंद आई. उन्होंने कहा ठीक है, इसको लॉक कर दो. मैंने कहा ओए लॉक कर दो, अभी भी एक फौजी कह रहा है. मैं कहा पता नहीं इसको इस बात का मतलब क्या है. और वर्दी में अब मुझे कोई कहे इसको लॉक कर दो. खैर मैं बाहर निकला जल्दी से. मैंने कहा पता नहीं किस लॉकर में डालेंगे. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं, आपको फाइनल कर दिया है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. अच्छा सुनिए, आगे सुनिए. अब हमारी परवरिश तो माँ बाप के बाद इमरान खान साहब ने की है. तो मैं उस वक्त पीटीआई में था. तो मैं आया अपनी कंपनी में, अपने बॉस को मैंने कहा, उन्होंने मुझे लॉक कर दिया. तो कहते अच्छा. तो कहते हाँ वो कॉल आई है वहाँ से, अब आपने कल मीडिया प्लान लेके जाना है. नाउ दिस इज़ वेयर हमारा मुल्क जो है ना गलत रास्ते पे. मीडिया प्लान लेके जाना है. BBC, CNN और कुछ चैनल्स पे पाकिस्तान की टूरिज़्म के एड्स चलेंगे. तो ये प्लान आप बनाएं और जाके. मैंने कहा मैं नहीं जाता सरकार के पास. अब वो बंदा कहते नहीं आप पहली बार गए थे, आप ही जाएंगे. मैं चला गया. अब मेरी मीटिंग निचले लेवल पे किसी ब्यूरोक्रेट्स से थी. मैंने उनको रेट लिस्ट दिया और मैंने कहा ये है. तो उन्होंने कहा ये रेट तो ठीक नहीं है. मैं कहा सर ये कम हो जाएगा, ये तो टैरिफ रेट है, जब हम बल्क में डील करेंगे कम हो जाएगा. उन्होंने कहा नहीं नहीं कम नहीं, ज़्यादा करना है इसको. मैंने कहा हैं, मुझे समझ ही नहीं आई. मैं कहा सर ज़्यादा क्यों करें जब और भी कम हो जाएगा. कहता है बच्चे बात समझ नहीं आई, जाओ इसको ज़्यादा करके लाओ, और ज़्यादा करोगे तो काम मिलेगा. मैं वापस आया. मैंने अपने बॉस को कहा, मैंने कहा वो कह रहा है रेट ठीक नहीं है, ज़्यादा करके लाए. वो कहा आप कर देना था ना. मैंने कहा कहते हैं कर दो ले जाओ. मैं कहा मुझे नौकरी से भी निकाले, मैं ये काम नहीं कर सकता. मुझे समझ आ गई एक एक सेकंड पे रेट ज़्यादा करने से उसकी जेब में पैसा जाना था. और उसने मीडिया प्लान पे रेट कुछ और होना था, इनवाइस पे कुछ और होना था, और ऊपर एक एक मिनट के ऐड पे एक एक लाख रुपया उसको बचना था हर रन में. ये मुझे एक्सप्लेन किया पूरा. तो मैंने कहा फायर मी बट आई विल नॉट डू दिस, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग इमरान खान ने की है. तो वाकया सुनाने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ ओवरऑल जो निज़ाम है वो बहुत बिगड़ा हुआ है. बड़ी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह इमरान साहब, खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और इस मुल्क को सही ट्रैक पे दोबारा से डालेंगे. आप सब का जज्बा, आपकी हिम्मत, इसको सलाम पेश करते हैं. और जाने से पहले हम सब मिल के बावाज़ बुलंद कुछ नारे लगाते हैं. जी हाँ, ये आज दिन को हुआ. नाजिया खान साहिबा और कितने फैक्टो भाई, वो और नसरुल्ला साहब, ये मुझे लंच पे लेके गए. ये जो भी आप कर रहे हैं ना, ये दिन को पता है क्या हुआ. लंच शुरू कर दिया, ठीक ठाक खाया. तो इन्होंने कहा कि अब खाना आएगा. तो मैंने कहा ये क्या था. कहते एपेटाइजर था. मैं कहा हैं. अभी मैंने पूरी तकरीर करके आखिर में मैं नारे लगाने ही लगा था. उन्होंने कहा अब हम आपसे गपशप करेंगे. ये इसी तरह है वो कॉलेज जीन्स ड्रामे में, वो गांव से उसका एकदम से कज़न आ जाता है. वो उधर NCA में हॉस्टल में, वो उसको कहता है मुझे लाहौर दिखाओ. वो उसको 2 दिन सुबह से शाम पूरा लाहौर दिखा 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 के थक हार के वापस आता है. कमरे में लेटता है. तो उसका वो कज़न जो गांव से आया था कहता है यार नासिर चलो लाहौर देखने चलते हैं. तो वो उसको कहता है तो ये क्या था. वो कहता है हाँ मीनारे पाकिस्तान तो नहीं देखा ना.
तो सर मैंने जो आपको नहीं बात की वो कर लेंगे, सही है। अच्छा, एक चीज़ इमरान खान साहब ने एक किस्सा सुनाया, आपको पता होगा, नसरुल्लाह साहब कहते हैं पार्टी नई नई थी तो कोई पार्टी में आता भी नहीं था, तो एक काउंसलर लेवल के बंदे की, काउंसलर लेवल आप समझते हैं ना जी, यहाँ पे तो खैर क्योंकि बड़ा अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वहाँ पे काउंसलर इसी तरह है जिस तरह शहबाज शरीफ गली में चलते बंदे को कहते हैं ओए बात सुन, कहते क्या तुम्हें मैं SAPM बना रहा हूँ, यूँ बनाई जा रहे हैं। अच्छा, तो वो काउंसलर वहाँ पे बेचारा, उसकी कॉल आई खान साहब को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आप आए मेरी तरफ। वो हो पूरी पार्टी में खुशी की लहर है, somebody is coming finally। ओ खान साहब कहते हैं हमने कोई 8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे गाड़ी में सफ़र करके वहाँ पहुँचे, उसकी जगह पे वहाँ गए, उसने मीटिंग की, बातचीत हुई। मीटिंग के आखिर में वो कहता है मैं अपनी फैमिली से और अपने साथियों से मशवरा करके आपको बताऊंगा। ये हालत थी। तो जनम मुशर्रफ ने कहा इमरान खान की पार्टी टांगा पार्टी है। इस बात को एक और शख्सियत ने कहा और वो शख्सियत आजकल छाए हुए हैं और उन्होंने ऐसा इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, दिलेर निकले हैं, नडर निकले हैं, जनाब शेख रशीद साहब। जब उन्होंने कहा तो पता है इमरान खान ने उस वक्त उन्हें क्या जवाब दिया था, बड़ा ही ज़बरदस्त। वो कहा इनकी तो टांगा पार्टी है। तो इमरान खान ने कहा ठीक है, मेरा टांगा तो अपना ही है ना, तुम कभी किसी के टांगे पे बैठते हो, कभी किसी के टांगे पे। बहरहाल फाइनली वो टांगे पे नहीं, एक रोलर कोस्टर उस पर बैठ गए हुए हैं और डट के खड़े हैं इमरान साहब के साथ। और इसी तरह जी कांपे टांग रही है। इसी तरह 2013 में एक साहब जिनका मैं नाम नहीं बताता, इस वक्त वो PTI में हैं और कमाल के अच्छे आदमी हैं, नाम नहीं बताऊंगा। PTI में ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर अच्छे लोग हैं। और अब तो ज़्यादातर वो कहते हैं टिकट किसको देंगे, मैंने कहा ज़्यादातर इलेक्टेबल्स को दे रहे हैं, क्योंकि मुराद सईद भी अब इलेक्टेबल है, शहरियार अफरीदी भी इलेक्टेबल है, सब इलेक्टेबल्स बन गए। इमरान खान ने सबको इलेक्टेबल्स, मतलब इलेक्टेबल। तो अब क्या बात कर रहा था हाँ, 2013 में वो साहब आज हमारी पार्टी में हैं, बड़े सीनियर थे। उस वक्त वो थे मुस्लिम लीग नवाज में, ठीक है, नून लीग में थे। उन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले मुझे कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो यूथ है उसको हम बहुत आगे लाना चाहते हैं, तो ये जो जलसे करता है इमरान खान के फैसल, इसको भी हम टिकट देने को तैयार हैं। तो मैंने उन साहब को कहा, मैंने कहा जाके उन्हें ये जवाब दीजिए कि मैं तहरीके इंसाफ में या इमरान खान के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मैं सियासत में हूँ, कि भाई किसी भी पार्टी में हूँ और मैं सियासत में हूँ, मैं इसलिए नहीं हूँ, मैं इमरान खान की वजह से तहरीके इंसाफ में हूँ। और एक बात मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, हमारी तरह के जो बच्चे जिनकी माएँ और वालिदैन फिक्र करते थे कि ये कहीं सियासत में ना चले जाएं, मूंछों वाले राणा सनावला टाइप अजीब अजीब से लोग, शक्लों के अलावा भी, तो हाँ हो ओ की हो रहा है, अच्छा मंड के रखो। अच्छा, अब पढ़े लिखे जो फैमिलीज हैं वो डरते थे, सियासत पे बात नहीं कर रही,
सियासत पे बात नहीं करनी, तो डर था। वही माँ बाप बड़े फख्र से लोगों को बताते हैं कि हमारे बच्चे इमरान खान के साथ होते हैं। ये इमरान खान ने तब्दीली लाई है। मैं इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मुराद सईद कोई रिश्तेदार नहीं है, असद कैसर रिश्तेदार नहीं है, डॉक्टर आरिफ अलवी रिश्तेदार नहीं है, अली मोहम्मद खान रिश्तेदार नहीं है, शरियार आफरीदी रिश्तेदार नहीं है, फ़रूख हबीब रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। यंग जो हमारी लॉट है, आरिफ अलवी साहब को मैंने ऐसी लिस्ट में डाल दिया, यंग लॉट, ये इज़ यंग एट हार्ट। अच्छा, रिश्तेदार नहीं है तो मियाँ वाली गए हम, जलसा हो रहा है। पहली बार मैं मियाँ वाली गया था। जी जी, ख़वातीन भी, मैं आ रहा था, मलाइका की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कमल शोज़र, बाकी हमारी जरताज गुल वज़ीर। अच्छा, वो मियाँ वाली गया पहली बार, जलसे पे स्टेज पे गया, और इमरान खान का भरा आया है। मैं कहा आप लोग तो मियाँ वाली हैं, आपको तो पता है। कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान साहब का रिश्तेदार होना ज़्यादा ख़तरनाक है। वो फिर अपने फर्स्ट कज़न को भी क्रिकेट टीम से उन्होंने निकाल दिया था। तो मेरिट का ये आलम है, ऐसे ऐसे लोगों को पे किया, और मिडिल क्लास फैमिली से हम, मिडिल क्लास, कोई सरमाया भी नहीं, कोई दौलत नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह से टैलेंट उठाया है, और बहुत से मिसालें हैं इसमें। तो ये तब्दीली की सियासत है, और यही तहरीक इंसाफ की खूबसूरती है। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए नहीं है हम सियासत में कि सियासत में होना ज़रूरी है, हम तो इसलिए कि इमरान खान के साथ हैं हम, और तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। अभी कर ले, -1 जो है ना, वो इस कौम ने मुस्तरद कर दिया है। और जो फिक्रमंद हो कि इमरान खान ने फ़लाँ आदमी को गलत ले लिया है, तो जो इमरान खान के साथ जिसने भी जावेद हाशमी साहब को वो वेलकम मिला, अनबिलीवेबल। मज़ार कायद कराची 25 दिसंबर 2011, फुटेज यूट्यूब पर है। माइक पे हूँ, एक बहादुर आदमी, हाशमी हाशमी नारे लग रहे हैं। वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, पूरे लोग साथ, ये पीटीआई का क्राउड, ये वो। इलेक्शन जीत गए, दोनों सीटें जीत गए थे। और फिर जब उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। आज और भी बड़ी मिसालें हैं। ये आपके अभी लोटो को आपने देखा पंजाब में, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, और अभी और लोग भी हैं। तो जो भी इमरान साहब को छोड़ेगा, या कोई पब्लिक बहुत तेज़ हो गई है, और आगे निकल गई है, पब्लिक बहुत आगे निकल गई है। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे जाते हैं जी। इसी फ्लो में रखिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि एक बात मैं कर दूं, हम सब ने मिल के ज़रा सा ना एनर्जी से कुछ नारे लगाते हैं पाकिस्तान के लिए। जी पहले जी जी जी, तो आप तब सब तैयार हैं? ओह ज़बरदस्त। वैसे डैलस से एक बात बताऊं, जितना मज़ा यहाँ आ रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैं मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर जलसा कर रहा हूँ। तो हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के रहेंगे, स्तापलार बवर गई, ये पश्तो में है, स्तापलार बवर गई। तेरा बाप भी देगा, पाकिस्तान।